Assalamu alaikum students, as we have started a topic of diuretics in CVS pharmacology, so this is the continuation of the previous video. इस video का part 1 जो है I would put in the description and I would also pin in the comments. And in this video we are going to discuss about the thiazide diuretics which acts on the distal part of the nephron and the potassium sparing diuretics which acts on the cortical part of the collecting tubules. So here are the thiazide diuretics, which includes the hydrochlorothiazide and chlorothiazide, which are the sulfonamide derivatives or thiazide diuretics, and they act on the distal convoluted tubule of the nephron. Again, here is a lumen, and here are the cells, epithelial cells covering the lumen of the nephron, और उसके बाहर जो है there is the interstitium of the kidney. अब यहाँ पे जो डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल के जो ल्यूमिन को कवर करने वाले एपिथेलियल सेल्स हैं उसमें एनसीसी ट्रांसपोर्टर्स होते हैं विच आर सोडियम एंड क्लोरीन को ट्रांसपोर्टर्स. इनका क्या फंक्शन है कि वो ल्यूमिन से आने वाले ल्यूमिन में जो यूरिन मौजूद है उसमें मौजूद सोडियम और क्लोराइड आइंस को उठा के दोनों को अंदर फेंक देगा इनटू द एपिथेलियल सेल्स. अब यहाँ पे जो सोडियम है डेट वुड बी ट्रांसफर्ड इनटू द इंटरस्टिशियम ऑफ द किडनी थ्रू द सोडियम पोटाशियम एटीपीएस पंप. एटीपीएस पंप का क्या फंक्शन होता है कि सोडियम बाहर फ्रॉम द सेल टू द इंटरस्टिशियम ऑफ द किडनी और इंटरस्टिशियम ऑफ द किडनी से पोटाशियम उठा के इनटू द सेल. फर्दरमोर यहाँ पे जो डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल है उसका इंपॉर्टेंट फंक्शन क्या होता है कि यहाँ पे पैराथायरॉइड हार्मोन ऐड करता है विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ द कैल्शियम आयन. तो कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन होती है इन द डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल. अब ये कैल्शियम जो है जो ल्यूमिन से एब्जॉर्ब होकर आया इनटू द सेल्स ऑफ द डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल उसको किडनी के इंटरस्टिशियम में ट्रांसफ़र करने के लिए दो प्रोसेसेस हैं. एक सोडियम एंड कैल्शियम काउंटर ट्रांसपोर्टर्स, एक है कैल्शियम एंड H+ATPase पंप. तो सोडियम एंड कैल्शियम काउंटर ट्रांसपोर्टर्स क्या करेंगे कि यहाँ पे जो कैल्शियम मौजूद था उसको उठा के फेंक देंगे इनटू द इंटरस्टिशियम ऑफ द ब्लड. इंटरस्टिशियम ऑफ द ब्लड में जो सोडियम पड़ा हुआ था दैट वाज ऑब्टेन्ड थ्रू द सोडियम पोटाशियम एटीपीएस पंप, उसको उठा के फेंक दिया जाएगा इनटू द सेल. तो कैल्शियम रीअब्जॉर्ब हो जाएगा इनटू द इंटरस्टिशियम ऑफ द किडनी और सोडियम जो है इनसाइड द सेल आ जाएगा. दूसरा जो प्रोसेस है वो है काउंटर ट्रांसपोर्टर कि सोडियम कैल्शियम जो है उसको इनसाइड द सेल उठा के फेंक दिया जाएगा इनटू द इंटरस्टिशियम ऑफ द किडनी और इंटरस्टिशियम ऑफ द किडनी से H+ आयंस को उठा के वापस डाल दिया जाएगा इनटू द सेल्स. सो इन दिस वे जो कैल्शियम है वो इजीली एब्जॉर्ब हो जाएगा इन द डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल. अब थायराइड डायरेटिक्स क्या करते हैं कि दीज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द इनहिबिशन ऑफ एनसीसी ट्रांसपोर्टर्स. एनसीसी ट्रांसपोर्टर्स की इनहिबिशन हो गई सो देयर वुड बी नो ट्रांसपोर्ट ऑफ सोडियम एंड क्लोराइड आयंस इनटू द सेल्स, जिसकी वजह से सोडियम और क्लोराइड आयंस ल्यूमिन में ही रह जाएंगे एंड दे वुड बी रिमूव इन द यूरिन इन द फॉर्म ऑफ द NaCl रिजल्टिंग इन हाइपोनेट्रीमिया की कंडीशन. या इस तरह से थायराइड डायरेटिक्स आर ऑल्सो यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ द हाइपरनेट्रीमिया यानी इंक्रीज सोडियम इन द बॉडी. अब सोडियम तो इस तरह से रिमूव हो रहा है बॉडी से, तो मतलब कि यहाँ पे जो सेल है यहाँ पे सोडियम कम हो जाएगा. यहाँ पे सोडियम कम हो जाएगा तो सोडियम पोटाशियम एटीपीएस पंप के पास कोई सोडियम नहीं होगा जिसको वो उठा के बाहर इनटू द इंटरस्टिशियम फेंक सके और इंटरस्टिशियम से कैल्शियम पोटाशियम आयंस को तो बाहर से इंटरस्टिशियम टू द सेल पोटाशियम भी एंटर नहीं हो सकेगा. और अगर पोटाशियम एंटर नहीं हो सकेगा विच मीन्स कि यहाँ पे जो है इनसाइड द सेल सोडियम की जो कंसनट्रेशन है वो कम हो जाएगी. और अगर इनसाइड द सेल्स ऑफ द डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल सोडियम की कंसनट्रेशन कम हो जाएगी. इट वुड इंक्रीज द एफिशिएंसी ऑफ सोडियम एंड कैल्शियम काउंटर ट्रांसपोर्टर्स. ये क्या करते हैं बाहर से सोडियम को उठा के इनटू द सेल डालते हैं और अंदर से कैल्शियम को उठा के आउटसाइड द सेल फेंक देते हैं. सो इसकी एक्टिविटी इंक्रीज हो जाएगी विच वुड रिजल्ट इन द इंक्रीज inward movement of the sodium from the interstitium of the blood inside the cells of the distal convoluted tubule, and as a result increased movement of calcium from the cells of the distal convoluted tubule to the outside into the interstitium of the blood. So we can say that जो thiazide diuretics हैं they increases the reabsorption of the calcium from the urine, and in this way the effect of thiazide on calcium reabsorption is opposite as compared to the loop diuretics. So in this way thiazide diuretics are used to treat the chronic renal calcium stones. और जैसे कि हमने अभी यहाँ पे देखा था कि ये सोडियम एंड कैल्शियम और सोडियम एंड क्लोरीन को ट्रांसपोर्टर्स जो होते हैं NCC ट्रांसपोर्टर्स इनके इनहिबिटर्स होते हैं, तो ये NaCl को रिमूव करते हैं इन द यूरिन. सो दीज आर यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ द कंडीशन ऑफ हाइपरनेट्रीमिया. और कुछ कंडीशन होती हैं जिसमें फ्लूइड रिटेंशन हो जाती है बॉडी में जैसे एसाइटीज़. These are used to treat hypertension. These are used to treat congestive cardiac failure. Or in this way this is used in the treatment removal of the sodium from the thiazide diuretics can also be used in the treatment of diabetes insipidus which is
ड्यू टू इंक्रीज एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, और इंक्रीज एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर की वजह से क्या होता है कि यूरिन की क्वांटिटी कम हो जाती है. सो बाय यूजिंग थायरोइड डायूरेटिक्स द क्वांटिटी ऑफ द यूरिन इज इंक्रीज बिकॉज इट इनहिबिट्स द एनसीसी ट्रांसपोर्टर्स. NaCl को रिमूव करेगा बॉडी से, और NaCl खुद से तो रिमूव नहीं होगा, वो एक लार्ज अमाउंट में वाटर को लेकर रिमूव होगा बॉडी से, एज अ रिजल्ट इंक्रीजिंग इन द वॉल्यूम ऑफ द यूरिन. Now moving towards the side effects of thiazide diuretics. सबसे पहली बात ये सल्फोनामाइड ग्रुप से बिलोंग करता है, सो इट कॉजेज एलर्जी. दूसरी बात ये है कि क्योंकि इट रिमूव्स द सोडियम फ्रॉम द बॉडी, तो अगर इंक्रीज अमाउंट में thiazide diuretics दिए जाएंगे इट मे रिजल्ट इन हाइपोनेट्रीमिया. तीसरी बात ये बिकॉज इट डजंट अलाउ द रीअब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम, सो इट इंक्रीजेज द अमाउंट ऑफ सोडियम इन द ल्यूमिन. और यही जो सोडियम है जब वो डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में के ल्यूमिन में इंक्रीज हो जाएगा ड्यू टू यूज ऑफ thiazide diuretics, तो इट वुड बी presented in an increased amount cortical part of collecting tubule. वहाँ पे एल्डोस्टेरोन ने आके एक्ट करना होता है. एल्डोस्टेरोन अगर आके एक्ट करेगा on the cortical part of collecting tubule, it would result in the increased reabsorption of sodium and increased removal of potassium from the body. So we can say that like other diuretics, thiazide diuretics also result in the potassium wasting. Now next part is the diuretics acting on the cortical tubule. उन डायूरेटिक्स को पढ़ने से पहले इट इज़ इम्पोर्टेंट टू नो द इफेक्ट ऑफ एल्डोस्टेरोन ऑन द कॉर्टिकल पार्ट ऑफ द कलेक्टिंग ट्यूब्यूल. एल्डोस्टेरोन बेसिकली एक हार्मोन है दैट इज सेक्रेटेड फ्रॉम द एड्रीनल कॉर्टेक्स. अब एड्रीनल कॉर्टेक्स से जब वो सेक्रेट होता है देन इट एक्ट्स ऑन द कॉर्टिकल पार्ट ऑफ द कलेक्टिंग ट्यूब्यूल, और वहाँ पे वो इनेक चैनल्स के ऊपर जाकर एक्ट करता है. इनेक चैनल के ऊपर जाकर वो क्या करता है, ENAC चैनल्स पे जाकर इट कॉजेज द इंक्रीज इन द रीअब्जॉर्प्शन ऑफ द सोडियम इन द कॉर्टिकल पार्ट ऑफ द कलेक्टिंग ट्यूब्यूल. सोडियम ल्यूमिन से अब्जॉर्ब होकर इनटू द सेल्स जाएगी, सेल से रीअब्जॉर्ब होके फिर वो चली जाएगी इनटू द इंटरस्टिशियम ऑफ द किडनी. दूसरा क्या इफेक्ट होता है कि इट causes the excretion of the potassium ions and H plus ions. It causes the removal of the potassium and H plus ions from the cells and then into the lumen, और पोटाशियम और H plus ions जो हैं वो अपेयर हो जाएंगे फिर यूरिन में. So we can say that कि cortical part of collecting tubule it is basically responsible for the acidification of urine. क्यों? क्योंकि यहाँ पे एल्डोस्टेरोन आके ऐड कर रहा है, सोडियम को एब्जॉर्ब करवा रहा है, पोटाशियम और H प्लस आयंस को रिमूव करवा रहा है, एंड इंक्रीज इन द H प्लस आयंस इन द यूरिन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द acidification of the urine. Now the diuretics acting on the cortical part of the collecting tubule are potassium sparer. क्यों? क्योंकि वो क्या करते हैं, they basically causes the inhibition of ENAC channels. अब अगर ENAC चैनल्स को इनहिबिट कर देंगे विच मीन्स के सोडियम की रीअब्जॉर्प्शन नहीं होगी, पोटाशियम का रिमूवल नहीं होगा, सोडियम की एब्जॉर्प्शन नहीं होगी, पोटाशियम का रिमूवल नहीं होगा, पोटाशियम को सेल के अंदर रखा जाएगा, पोटाशियम को सिक्योर रखा जाएगा. अगर पोटाशियम रिमूव नहीं होने दिया जाएगा विच मीन्स के इट डजंट अलाउ द रिमूवल ऑफ पोटाशियम आयंस एंड दीज आर एक्चुअली द पोटाशियम स्पेरर. अभी किस तरह से इनहिबिट करते हैं ENAC चैनल वो वेरी करता है फ्रॉम ड्रग टू ड्रग. नाउ जो दो पोटाशियम स्पेरिंग डायूरेटिक्स हैं विच आर स्पाइरोनोलैक्टोन एंड एप्लेरिनोन, दीज आर एक्चुअली द एंटागोनिस्ट ऑफ एल्डोस्टेरोन. ये एल्डोस्टेरोन के रिसेप्टर्स जो हैं उनको ब्लॉक कर देते हैं एंड इन दिस वे दे रिड्यूसेस द एक्सप्रेशन ऑफ द जीन्स दैट इनकोड्स फॉर द ENAC चैनल्स एंड सोडियम पोटाशियम ATPase पम्प. दोनों ही नहीं होंगे तो पोटाशियम स्पेरिंग इफेक्ट होगा. नेक्स्ट ड्रग्स आर अमाइलोराइड एंड ट्राईएमटेरिन. ये क्या करते हैं, दीज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द ब्लॉकिंग ऑफ ENAC सोडियम चैनल्स. ये ENAC सोडियम चैनल्स को ब्लॉक कर देते हैं जिसकी वजह से दे एग्जिबिट द पोटाशियम स्पेरिंग इफेक्ट. अब ये तो बात हो गई कॉर्टिकल पार्ट ऑफ कलेक्टिंग ट्यूब्यूल की. जो मेडुलरी पार्ट ऑफ कलेक्टिंग ट्यूब्यूल का वहाँ पे ADH आके ऐड करते हैं एंड इट कॉजेज द रीअब्जॉर्प्शन ऑफ द वाटर. नाउ इन दिस वे जो पोटाशियम स्पेरिंग डायूरेटिक्स हैं दे इंक्रीजेज द एक्सक्रीशन ऑफ सोडियम, increases the clearance of sodium from the blood and causes the retention of potassium and H plus ions. पोटाशियम और H प्लस आयंस की रिटेंशन हो रही है विच कैन रिजल्ट इन द कंडीशन ऑफ हाइपरकलीमिया. H प्लस आयंस की रिटेंशन हो रही है देन इट कैन रिजल्ट इन द कंडीशन ऑफ मेटाबॉलिक एसिडोसिस. क्योंकि H प्लस आयंस ज़्यादा रिटेन होंगे इट वुड रिजल्ट इन द एसिडोसिस ऑफ द बॉडी. चाहे आप कार्बोनिक एनहाइड्रेट के इनहिबिटर्स वाले डायूरेटिक्स हैं चाहे लूप डायूरेटिक्स हैं, ऑल ऑफ देम रिजल्ट इन द कंडीशन ऑफ हाइपोकलीमिया एंड दे रिजल्ट इन द पोटाशियम वेस्टिंग. सो उन डायूरेटिक्स के साथ इट इज़ नेसेसरी कि पोटाशियम स्पेरिंग डायूरेटिक्स दिए जाएँ क्योंकि ये causes the decreases the removal of the potassium from the body, और इस तरह से these can compensate for the potassium deficiency in our body. Furthermore, aldosterone is an important cause of the heart failure because it causes the retention of sodium in our body. तो पोटाशियम स्पेरिंग डायूरेटिक्स क्या करते हैं, दे रिवर्सेस द एक्शन ऑफ एल्डोस्टेरोन जिसकी वजह से दीज कैन ऑल्सो बी यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ हार्ट फेलियर. क्योंकि सोडियम को तो ये बॉडी से रिमूव कर ही रहे होते हैं
Now we should make sure that the person taking the potassium sparing diuretics shouldn't be given the potassium supplements because it can aggravate the condition resulting in hyperkalemia. Furthermore, we have read कि ACE के जो inhibitors होते हैं, जो ARBs होते हैं, these can also result in the condition hyperkalemia, resulting in the increase in the potassium level in our body. तो उस condition में भी नहीं देने चाहिए पोटाशियम स्पेरिंग डायूरेटिक्स। अगर इन तीनों मेडिसिन को साथ यूज़ करना चाहिए तो एहतियात से यूज़ करना चाहिए, क्योंकि ACE के इनहिबिटर्स भी पोटाशियम की लेवल का इंक्रीज़ करते हैं, हाइपरकलीमिया ARBs भी इंक्रीज़ कर रहे होते हैं पोटाशियम लेवल, हाइपरकलीमिया एंड पोटाशियम स्पेरिंग डायूरेटिक्स तो पोटाशियम का लेवल इंक्रीज कर रहे होते हैं। तो अगर इन तीनों ड्रग्स को एक साथ यूज़ किया जाएगा, इट कैन एग्रवेट द कंडीशन विच कैन बी हार्मफुल फॉर द बॉडी। The potassium sparing diuretics can result in the gynecomastia क्योंकि spironolactone, which is the potassium sparing diuretics, it can act as an anti-adrenergic drug, adrenergic antagonist के तौर पे act करता है कि it decreases the effect of the adrenergic hormones such as testosterone on our body, या it can also decrease the synthesis of the adrenergic hormone testosterone in our body। तो इस तरह से ये adrenergic hormones जो है उनका इफेक्ट डिक्रीज करता है on the body of the males। और क्योंकि इट ब्लॉक्स द एड्रिनर्जिक एंटागोनिस्ट, तो स्पाइरोनोलैक्टोन इज यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ हिर्सुटिज्म इन फीमेल्स। Now here is a question: describe the possible interaction of the cardiac glycosides like digoxin with the major classes of diuretics। So we know that कि cardiac glycosides जो होती हैं इनकी टॉक्सिसिटी क्या फंक्शन कर रही होती है? टॉक्सिसिटी रिजल्ट्स इन हाइपरकैल्सीमिया, हाइपोकलीमिया एंड हाइपोमैग्नीसिया। सो हाइपोकलीमिया हो रहा है विच मीन्स कि पोटाशियम स्पेरिंग डायोटिक्स शुड बी यूज विद द डाइजॉक्सिन, क्योंकि पोटाशियम स्पेरिंग डायोटिक्स क्या करते हैं, ये होता है रिटेंशन ऑफ पोटाशियम, जबकि डाइजॉक्सिन की टॉक्सिसिटी की वजह से हाइपोकलीमिया की कंडीशन हो रही है। जबकि बाकी जो है लूप डायोटिक्स हैं, चाहे वो थायरॉइड डायोटिक्स हैं, चाहे वो कार्बोनिक एनहाइड्रेज के इनहिबिटर्स हैं, ऑल ऑफ देम रिजल्ट इन पोटाशियम वेस्टिंग। सो उनसे भी हाइपोकलीमिया हो रहा है, डाइजॉक्सिन के से भी हाइपोकलीमिया हो रहे हैं, तो दे शुडंट बी यूज्ड विद डाइजॉक्सिन। Digoxin can be used with potassium sparing diuretics, but digoxin cannot be used with the other diuretics like carbonic anhydrase inhibitors, loop diuretics, and thiazide diuretics. So this was all about today's lecture. Hope you understood well. Thanks for watching.